नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले वीडियो में हमने प्लेटो के सामान्य परिचय और उसकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ का उपनाम दिक्यासून भी रखा है और प्लेटो ने स्वयं ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक को दो नाम दिए थे, गणराज्य व दूसरा न्याय से संबंधित। दिक्यासून जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, अगर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो कंसर्निंग जस्टिस होता है और हिंदी में इसका अर्थ न्याय से संबंधित होता है। अर्नेस्ट बार्कर ने इसी कारण न्याय को प्लेटो के विचारों का मूल आधार माना है या कहा है। प्लेटो का मत है कि बिना न्याय के आदर्श राज्य की व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में नहीं किया है। वर्तमान समय में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को न्याय कहा जाता है, जो कि एक कानूनी खानापूर्ति है। प्लेटो न्याय शब्द का अर्थ कानूनी न मानकर न्याय को नैतिक व दार्शनिक अवधारणा मानता है। प्लेटो ने अपने न्याय दर्शन की विवेचना करने से पूर्व तत्कालीन यूनान में प्रचलित विभिन्न न्याय सिद्धांतों की व्याख्या व समीक्षा तथा आलोचना की है और उसके बाद अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक रिपब्लिक में विस्तृत रूप से की है। प्लेटो से पूर्व यूनान में 3 प्रकार के न्याय सिद्धांत प्रचलन में थे, जिनमें से पहला है परंपरागत न्याय सिद्धांत, दूसरा है क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और तीसरा है कार्य कारण सिद्धांत या व्यवहारवादी न्याय सिद्धांत। परंपरागत न्याय सिद्धांत के प्रतिपादक सिफालस व उनके पुत्र पॉलीमार्स हैं। उनके द्वारा परंपरागत न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो कि परंपरागत व नैतिक मूल्यों पर आधारित है। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुकाना न्याय है। अगर हम सामान्य परिस्थितियों में भी विचार करें तो क्या हमेशा सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना सदैव या हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह न्याय हो सकता है? शायद नहीं। इसी तरह प्लेटो ने भी इसको न्याय का एक पक्ष माना है और इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि कुछ परिस्थितियों में सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय हो सकता है, परंतु उसको सदैव ही न्याय नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के रूप में, जैसे किसी नागरिक द्वारा अपने राष्ट्र या राज्य के अपने गुप्त भेद दूसरे राष्ट्र को बताना सत्य भाषण की श्रेणी में तो आता है, किंतु उसको न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके इस सत्य बोलने से उस राष्ट्र के मानव जीवन को कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार ऋण लौटाने के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए प्लेटो कहता है कि कोई व्यक्ति सामान्य मनोदशा या सामान्य मानसिक स्थिति में अपने हथियार किसी परिचित व्यक्ति को दे देता है या उसके पास रख देता है और वह कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद गुस्से में, पागलपन की स्थिति में या विक्षिप्त अवस्था में आकर अपने हथियार वापस मांगता है, तो क्या उस परिस्थिति में उसके हथियार उसको लौटाना न्याय हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग कर सकता है और किसी को हानि पहुंचा सकता है या स्वयं को हानि पहुंचा सकता है, जो कदापि न्याय नहीं हो सकता। सिफालिस के पुत्र पॉलीमार्स का जो सिद्धांत है
पॉलीमार्स कहता है कि न्याय एक कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जिसके वह योग्य है, अर्थात मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है। अब पॉलीमार्स का जो न्याय का सिद्धांत था वह भी शायद हर परिस्थिति में या सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आए, क्योंकि यह पहचान करना बहुत मुश्किल है कि कौन व्यक्ति हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। और इसी आधार पर प्लेटो इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहता है कि यह कथन सत्य नहीं है कि न्याय एक कला है। कला को किसी के प्रति अच्छाई अथवा बुराई के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि न्याय को सदैव अच्छाई के रूप में ही काम में लाया जाता है। क्या लाया जा सकता है? उदाहरण के रूप में चिकित्सक कार्य एक कला है और यह चिकित्सक पर निर्भर करता है कि वह अपनी कला का प्रयोग बीमार व्यक्ति पर उसको स्वस्थ करने के लिए करेगा या उसको अस्वस्थ करने के लिए करेगा। यदि न्याय एक कला मान लिया जाए तो वह बीमार व्यक्ति को मार भी सकता है और स्वस्थ भी कर सकता है। अतः इसे न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिकित्सक का धर्म और कर्म यह है कि वह बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने की कोशिश करे। प्लेटो के अनुसार यह विचार या सिद्धांत भी दोषपूर्ण है कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना चाहिए। अनेक बार यह मालूम करना आसान भी नहीं होता है कि वास्तव में हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है, क्योंकि मनुष्य व्यवहार से अंदर से कुछ और होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। और यदि मालूम भी हो जाए कि अमुक व्यक्ति वास्तव में हमारा शत्रु है और उसका जानबूझकर हम उसको हानि पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, तो वो न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय मूलतः एक नैतिक अच्छाई या सद्गुण है और इसे बुराई के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। जब किसी बुरे व्यक्ति की बुराई की जाती है तो उसका और भी पतन हो जाता है। अतः पहले से ज़्यादा खराब स्थिति पैदा करने का कार्य न्याय नहीं कहा जा सकता। इन कारणों व कमियों के कारण प्लेटो परंपरागत न्याय सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है और इसकी आलोचना करता है। तत्कालीन यूनान में जो दूसरे प्रकार का न्याय सिद्धांत प्रचलन में था उसका नाम है क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रेसिमैक्स को माना गया है और इस सिद्धांत का मूल आधार शक्ति को माना गया है। वह अपने इस सिद्धांत को दो रूपों में बताता है। पहला रूप है शक्तिशाली का हित ही न्याय है और दूसरा प्रकार या रूप है वह अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का हित ही न्याय है, क्योंकि समाज में सरकार या शासक वर्ग ही शक्तिशाली होता है। थ्रेसिमैक्स के अनुसार शासक वर्ग अपने हित में कानून बनाते हैं और प्रजाजन उसका पालन करते हैं। इसे ही न्याय कहा जाता है। जो इन कानूनों का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली का हित ही न्याय होता है। दूसरा प्रकार जो बताया है अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, जहाँ थ्रेसिमैक्स ने न्याय की प्रथम अवस्था में शासक के हित की दृष्टि से ही है, वह एक वर्ग की बात करता है। प्लेटो थ्रेसिमैक्स के दोनों ही विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार के संदर्भ में प्लेटो का कहना है कि शासन करना एक कला है, लेकिन सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं वरन व्याप्त दोषों को दूर करना भी होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को दूर कर उसे सही मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार शासक का लक्ष्य भी प्रजा के दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करना होता है। दूसरे विचार के संदर्भ में प्लेटो कहता है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्यायी की अपेक्षा अधिक सुखी होता है, क्योंकि न्यायी व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित होता है। सुख दुख की बजाय अच्छा होता है। इस प्रकार प्लेटो इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर आलोचना करता है। यूनान में तीसरे प्रकार का जो न्याय सिद्धांत प्रचलन में था उसका नाम
कार्य कारण सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत बताया गया है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लाउकन को माना गया है। इसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई एक सही नियम न होकर समयानुसार बदलती हुई परिस्थितियाँ परंपराएं हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था में कमज़ोर मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे, इसलिए उन्होंने इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए एक समझौता किया और राज्य व कानून का निर्माण किया। इस प्रकार ग्लाउकन के सिद्धांत का अर्थ राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन एक कृत्रिम अंग है या संगठन है। दूसरा, न्याय भय का शिशु है अथवा अन्याय का अभाव ही न्याय है। प्लेटो ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। न्याय मानव आत्मा का गुण है, अतः न्याय मानव आत्मा में निवास करता है, ये कोई भारी या कृत्रिम वस्तु नहीं है। न्याय की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई है। राज्य मानव आत्मा का बड़ा रूप है। जिस प्रकार न्याय आत्मा में निवास करता है उसी प्रकार राज की आत्मा में न्याय निर्बल व शक्तिशाली दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः ये कहना भी अनुचित है कि न्याय दुर्बल व्यक्तियों की आवश्यकता है या न्याय भय का शिशु है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।